तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच में केबीसी के एक और विनर हैं, जो कि हाल ही में आपने इनको देखा होगा, केबीसी में ये जाके आए हैं। तो सबसे पहले तो मैम हमारे व्यूअर्स और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे चैनल के ऊपर वेलकम कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज आपने हमें ज्वाइन किया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर एंड थैंक यू सो मच सर, आपको और सभी व्यूअर्स को एंड स्पेशली आपको थैंक यू जो आप मेरे जैसे इतने कंटेस्टेंट्स को जो कि एस्पिरेंट्स हैं केबीसी में जाने के लिए, उनको इतना मदद करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं। तो उस चीज के लिए ये बहुत ही मैम आपका बड़प्पन है। हम अगर 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन ये ज्ञान का मंच है और आपका ज्ञान ही आपको वहाँ तक लेके गया मैम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। सो मच सर। तो मैम एक बारी अगर आप अपने एंड से आपका इंट्रो दे दीजिए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं, और केबीसी में आप कितने रुपए जीत के आए थे, तो बहुत बढ़िया लगेगा। ओके सो मेरा नाम श्वेता प्रकाश है और मैं करंटली अभी चेन्नई में रहती हूँ और लगभग पिछले 20 सालों से चेन्नई में रह रही हूँ। और वैसे मैं नेटिवली बिहार से हूँ और मैं अभी चेन्नई में एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और केबीसी में मैं गोल्डन वीक विद भीम जो हुआ था उस वीक में गई थी और मैंने 11th क्वेश्चन तक मैंने खेला था और 7.5 लाख रुपीस जीते थे और 12th क्वेश्चन पे मैंने गेम क्विट कर दिया था। बहुत बढ़िया खेल रहा था मैम आपका, मैंने पर्सनली आपका एपिसोड देखा था। तो मैम वैसे अगर हम शुरू से जानना चाहेंगे एक बार आपका कि केबीसी जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई। घर में अक्सर बड़े लोगों का सपना रहता है, तो आपकी कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, कब आपने सोचा कि केबीसी में जाना चाहिए? तो केबीसी में मतलब अगर केबीसी देखने की बात रहे तो बचपन से ही, जैसे मतलब आपने बिल्कुल सही बोला, केबीसी देखते थे हम लोग क्योंकि और एक समय तो ऐसा भी था जब मैं केबीसी के क्वेश्चंस नोट डाउन करती थी और हमेशा से केबीसी एक फैमिली शो रहा है, पूरी फैमिली बैठ के देखा करती थी। और केबीसी में जाने का सपना भी हमेशा से ही रहा है। जब भी आता था, जब लैंडलाइन का जमाना था उस समय भी हम लोग ये करते थे, जो क्वेश्चंस आते थे उसका आंसर करते थे। बट कभी आया था एक बार, कभी 2014 वगैरह में आया भी था तो हम लोग उसको आंसर नहीं कर पाए थे क्योंकि लैंडलाइन था, कभी मिस हो जाता था, कुछ होता था। बट इस बार मैं उतने अच्छे से तो नहीं ट्राई कर रही थी, मतलब ऑन एंड ऑफ ही ट्राई करी थी। जो अप्रैल वगैरह में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें भी मैंने रजिस्टर नहीं किया था। बट मेरी मम्मी का हमेशा से मन था कि रजिस्टर किया जाए, तो भीम वीक जब आया तो वो एक अच्छा मौका था। जब सर क्वेश्चंस देते थे तो उसको भीम ऐप के थ्रू आंसर करना होता था, तो उस समय मैंने आंसर किया और लकीली मतलब दिस टाइम आई गॉट अ चांस टू गो टिल द हॉट सीट। तो मैम जैसा आपने बताया, ये तो आपकी सही बात है कि हमारे तो जैसे इंडिया में तो ये फैमिली रिचुअल ही है मेरे हिसाब से कि रात को खाना खाते हुए साथ साथ केबीसी देखना। केबीसी देखना। तो तो मैम आपने जैसे आपका इंटरव्यू फिर नवंबर में हुआ होगा, अगर आप भीम वीक से थे तो आई थिंक। हाँ, मेरा एग्जैक्टली सर, तो मेरा 2 नवंबर को ही हुआ था। मुझे लग रहा है वो पूरे हफ्ते, मतलब 1 नवंबर को भी कुछ चल रहा था पर वो नॉर्मल मिड वीक टाइप का इंटरव्यू था, तो मेरा 2 नवंबर को इंटरव्यू हुआ था भीम वीक का। जी तो मैम आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो एक फॉर्म बुकलेट भरवाते हैं अपार्ट फ्रॉम जीके, हम्म। तो जीके की हम्म। वैल्यू तो सबको पता है कि केबीसी ज्ञान का मंच है और वो हम्म। तो होता ही है। तो जो वहाँ पे एक बुकलेट वो लोग भरवाते हैं या फिर उसके बाद जो पीआई होता है ऑन द बेस ऑफ बुकलेट, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस चीज़ का कितना अहम रोल रहता है इस चीज़ में कि आपका सिलेक्शन वो बढ़ाता है, चांसेस बढ़ाते हैं? श्योर सर, तो अगर पूरे इंटरव्यू प्रोसेस की मैं बात करूँ तो भीम वीक में बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट्स थे। उसमें हम लोगों को टाइम दिया गया था कि पवार पब्लिक स्कूल में 7 से 9 बजे के बीच में हमें रिपोर्ट करना है। और उस वक्त मैं एग्जैक्टली 7 बजे से थोड़ा पहले पहुंच गई थी और मेरे से आगे 600 कंटेस्टेंट्स थे। तो बहुत ही अच्छे, और मेरा 607 इस टाइप का कुछ नंबर था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको अंदर लिया गया, वो सब हुआ। और फिर ये जो बुकलेट हमें दी गई, तो उस बुकलेट को भरा हम लोगों ने, और उससे पहले हमारा जीके टेस्ट हुआ था जिसमें कुछ 20 क्वेश्चन थे, और उस बेसिस पे लोगों को सॉर्ट आउट करके सेलेक्ट करके फिर पीआई के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जीके का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम वो क्लियर करेंगे तभी हम इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। बट
पीआई का भी जीके क्लियर होने के बाद पूरा रोल पीआई का आता है, जैसे कि आप हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे सबको बताते हैं। तो पीआई का बहुत डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। और पीआई में मैं एक ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि किस टाइप से पीआई भरना है, तो वो एकदम ओरिजिनल भरो। मतलब जैसे हम हैं ओरिजिनली उसी टाइप का भरना है। कुछ भी उसमें मतलब किसी से देख के या किसी और की पर्सनालिटी हमको इनकलकेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा ओरिजिनल भरना चाहिए। आप जो हैं, आप यूनिक हैं, उस तरह से भरना चाहिए पीआई। और जब पीआई बुकलेट की बात होती है तो उसमें मैं सर आपके चैनल का और इसका बहुत बड़ा थैंक यू, आपका बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये जो पीआई बुकलेट के बारे में पता चला था, मुझे आपके चैनल के थ्रू ही पता चला था। तो वो भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो मैम जैसा आप भी एक जॉब करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उतना समय नहीं मिल पाता तैयारी करने के लिए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन वही है कि तैयारी का एम्पल टाइम नहीं मिल पाता उन लोगों को। तो आपके अकॉर्डिंग कैसे, जैसे आपने मतलब कैसे टाइम निकाल के प्रेपरेशन का समय निकाल के कैसे बेस्ट वे में आपने प्रेपरेशन की, अगर उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दे दें तो। ओके श्योर। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि केबीसी ये ऐसा शो है, और जितने लोग भी वहां तक गए हैं हॉट सीट तक, या तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तक, या तो जिन्होंने ऑडिशन भी अटेंड किया, वो मेरे से ये सहमत होंगे कि हम एक बार में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। ये ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हम 4 दिन 15 दिन 1 महीने या तो 1 साल भी बैठे तो इसकी तैयारी पूरी हो जाए। तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक केबीसी टाइप का शो एक ऐसा मांगता है कि कोई भी क्यूरियस इंसान, आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपने कुछ देखा, तो उस चीज को आप एनालाइज कीजिए कि ये क्या है। मान लीजिए आप किसी ओल्ड आर्किटेक्चरल साइट है, वहां घूमने गए, तो वहां पत्थर है, वो किस टाइप का पत्थर यूज किया गया है। ये अगर नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चरल साइट है तो वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है, किसने ये बनवाया था। तो वो छोटी छोटी चीजें वहां से भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि अभी कल परसों एक क्वेश्चन था कि ताजमहल में जो मार्बल था वो कहाँ से यूज किया गया था। तो इसको हमें इस तरह से एक जनरल हम इसको जोड़ सकते हैं कि राजस्थान जो जगह है, वो स्टेट है, वो मार्बल्स के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। और कहीं कहीं हम सबने स्कूल में कहीं ना कहीं सुना होगा कि ताजमहल में जो पत्थर यूज हुए थे वो राजस्थान से आए थे। तो इस तरह से तो सबसे पहले तो एक जनरल क्यूरियस इंसान होना चाहिए। हमने भले ही स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी जो कुछ भी पढ़ा वो अच्छे से मतलब हम लोग रिकॉल कर सकें, उसको याद रख सकें, और चीजों को देख के, समझ के, अपने सराउंडिंग से जोड़ के उस तरह से पढ़ेंगे तो हमें चीजें जनरली बहुत अच्छे से याद होंगी। और अगर मैं स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात करूं तो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूं और वर्किंग भी हूं, तो मुझे ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं मिल सकता है जितने बाकी कंटेस्टेंट्स को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बाकी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे भी आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में। तो ऑलमोस्ट मतलब जॉब क्लियर करने के लिए भी उन्होंने जो पढ़ाई की होगी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब सब्जेक्ट्स की उनको नॉलेज होती है। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी आते हैं जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज और इन सब की, या तो स्टेट पीसीएस और एसएससी की। तो उन सबके तो मुझे मालूम था, मैं उतना नहीं पढ़ सकती, मेरे को जितना 15 या 20 दिन का टाइम मिला था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाई शुरू की। मतलब बोला जाए तो करंट अफेयर्स से मैंने इन शॉर्ट्स टाइप का एक ऐप होता है वो डाउनलोड कर लिया, और मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स स्क्रॉल करने लग गई। और उसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें डेली करंट अफेयर्स का अपडेट्स आता है, तो वो मैंने फॉलो किया। मतलब उसमें लगभग 1-2 महीना से लेके पूरे 1 साल भर का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। उसके बाद प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इसको मैंने पढ़ा। और विकिपीडिया से पढ़ती थी तो इससे ये मतलब इस तरह से जोड़ सकती थी कि उनके टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए। तो इस तरह से कर करके, और वैसे ही ज्योग्राफी, स्टेट्स, मैं जिस स्टेट में हूँ उसके बारे में, जिस सिटी में हूँ, जिस स्टेट में हूँ, फिर पूरी कंट्री, वर्ल्ड, इस तरह से कर करके मैंने पूरा पढ़ाई किया था। बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम जब आपको एफएफएफ का कॉल आया तो उस टाइम आप कहाँ पे थे और आपका क्या रिएक्शन था? ओके तो मतलब हमारा जो वीक था उसमें इन जनरल हमें बहुत ज्यादा हमारा गैप नहीं रहा था। मतलब हम लोग ऑडिशन देके आए, और जो मेन एफएफएफ का कॉल आया वो दोनों का ड्यूरेशन 1 महीने का ही था। तो एफएफएफ का जब कॉल आया तो मैं घर में ही थी, और
वो क्योंकि ट्रू कॉलर पे मुंबई लिखा हुआ आ गया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था कि हाँ मतलब ये एफएफएफ का कॉल हो सकता है। तो मैंने उठाया और उन्होंने मुझे ये बात मतलब कम्युनिकेट की कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत अच्छा उसमें लगा सुन के कि मतलब हो गया है। और मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि जैसे मैंने बताया इतने सारे लोग आए थे उसमें। और मेरा क्योंकि 600 नंबर था तो मेरा इंटरव्यू भी हम लोगों का बाकी लोग जो थे उनका 4 से 5 मिनट चला था और मेरा 9 या 10 मिनट चला। पर इंटरव्यू के टाइम में वो मेरी बातें जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी। जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, मैं साउथ में रह रही हूँ, ये मतलब थोड़ी एक डिफरेंट चीज हो गई। या फिर मैं ब्लॉग लिखती हूँ, राइटिंग करती हूँ, तो उसके क्योंकि ये वैसे हम लोगों ने बात किया था मतलब एबी सर से भी मैंने उनके ब्लॉग के बारे में, अपने ब्लॉग के बारे में बताया था जब मैं हॉट सीट पे थी। पर ये चीज कवर नहीं हुई थी एपिसोड में। तो उसके बारे में भी बहुत बातें हुई थी ये मतलब मेरे ये इंटरव्यू के टाइम में, पीआई इंटरव्यू के टाइम में। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लगा था कि हाँ मेरा एफएफएफ में सिलेक्शन हो सकता है। तो यही मतलब एफएफएफ का कॉल आया तो मैं नॉर्मल घर में ही थी पर बहुत खुशी हुई थी वो जान के। तो मैम किस तरीके के आप ब्लॉग्स लिखते हैं, मतलब जो आपने अभी बताया, ये मैंने भी आपसे अभी सुना क्योंकि एपिसोड में ये नहीं दिखाया था। हम्म। तो मेरा एक वर्डप्रेस का ब्लॉग है, अगर आप देखना चाहें तो shwetaprakash.wordpress.com मतलब जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैं नॉर्मल सोशल इश्यूज के बारे में, या तो मुझे घूमने फिरने का भी थोड़ा शौक है तो जैसे मैं अंडमान गई थी तो उसका एक ब्लॉग के बारे में लिखा है, वैष्णो देवी गई थी तो उसके बारे में लिखा है, और उज्जैन 1-2 साल पहले उज्जैन गई थी तो उसके बारे में लिखा है। और बाकी सोशल इश्यूज के बारे में, एजुकेशन पे और मतलब इन जनरल सोसाइटी के बारे में मैं लिखती हूँ। डेफिनेटली मैम विजिट करके हम देखना चाहेंगे कैसे आप लिखते हो। तो थैंक यू। मैम जब सेट पे आप पहली बार गए तो आप मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी, अगर हम बात करें लाइटिंग की, कोई भी क्लब लगा लीजिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो वहाँ का लाइटनिंग या वहाँ की ब्यूटी को मैच कर पाएगा। तो एक बार आप अगर बताना चाहेंगे कि वहाँ का सेट का और बच्चन साहब के बारे में, जब पहली आपकी झलक उनकी देखी तो कैसा आपको लगा था वो? डेफिनेटली। तो सेट पे जब हम लोग गए थे तो उस दिन थोड़ा नर्वसनेस भी था क्योंकि हम लोग मुझे लग रहा है हम जो 10 कंटेस्टेंट्स हैं हम सब लोग पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे, इतना बड़ा सेट और ये सब। और उसमें हमें अंदर ले जाया गया पहले एफएफएफ का ट्रायल जो होता है उसके लिए। तो जब मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई कि मतलब जिस चीज को हम टीवी पे देखते थे उसको उस जगह पे एक्चुअली आके बैठी हुई हूँ। तो वहां आके तो बहुत खुशी हुई। और लाइटनिंग वगैरह मतलब चारों तरफ से लाइट्स हैं, चारों तरफ से कैमरा है, तो वो सब भी देख के बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चन सर अंदर आए तो उनका ऑरा मतलब उसकी बाती मतलब उस चीज का कंपैरिजन कहीं किया ही नहीं जा सकता है। इतना अच्छा ऑरा और उनकी एनर्जी, इस एज में भी उनकी एनर्जी है। और कंटेस्टेंट्स को इतना सूद कर देते हैं। सभी जितने भी ऑडियंस आए हुए हैं, 200-250 ऑडियंस रहते हैं, सबके साथ इतना अच्छे से बात करते हैं। और मतलब चारों तरफ सिर्फ बच्चन सर दिखाई देते हैं उस बीच में और कोई नहीं। तो यही उनका ऑरा, तो मतलब डेफिनेटली उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसी वजह से मुझे जो लग रहा है मैम कि 25 साल से लगातार वो रन कर रहे हैं केबीसी। और वो मुझे मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि वो उन्हें कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है उनकी अब तक। अगर बात की जाए कि बच्चन साहब के बिना कोई और शो ये चला पाएगा, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। जी सर। सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने आपको मिस कर दिया बीच में। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे ओके। तो मैम अभी जो अब हम इंटरव्यू आपकी शूट कर रहे हैं तो इस सीज़न के एपिसोड्स लगभग शूट हो चुके हैं सारे। तो ये सीज़न एंड हो चुका है। तो कई कंटेस्टेंट्स अक्सर देखते हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यूं कहूँ कि ओबियस ही बात है, एक निराशा तो आई जाती है कि फिर से ट्राई करना पड़ेगा एंड ऑल। तो आपने भी जैसे इतने सालों से आपने बताया ट्राई कर रहे थे, इनफैक्ट 2014 आपने बताया कि तब आपको कॉल आया था। तो एक बार अगर कंटेस्टेंट को कुछ मोटिवेशनल आप मैसेज दे पाएँ कि नेक्स्ट ईयर से फिर तैयारी करें, थोड़ा हौसला दे पाएँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। श्योर। तो डीमोटिवेशन तो डेफिनेटली होता है। और वही नहीं, आप वहां पे पहुंच जाएं, मतलब जो 10 कंटेस्टेंट्स पहुंच गए वहां जाने के बाद भी हॉट सीट पे पहुंचने तक का जो सफर होता है वो डेफिनेटली बहुत
बहुत ही हार्ड होता है। तो मैं कंटेस्टेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप बस ट्राई करते रहिए और अपने आप को जनरली क्यूरियस और क्रिएटिव रखिए। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ राइटिंग भी करती हूँ, और सर हम सब जैसे जितने भी लोग वहां पे हॉट सीट तक जाते हैं, सब किसी ना किसी तरीके से बहुत ही मल्टी डायमेंशनली बहुत सारा काम करते हैं। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकता है, कराटे, मतलब लोग बहुत ही अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहिए, पढ़ते रहिए और ट्राई करते रहिए। तो ट्राई करने से तो डेफिनेटली एक ना एक दिन सबको चांस जरूर मिलता ही है। और उसी के साथ अगर हो ट्राई करते हैं नहीं भी होता है तो उसमें हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैम, अगर आप हमारे चैनल पे कुछ फीडबैक देना चाहें कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या ठीक काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेलकम है आपका, हम उस अकॉर्डिंग इम्प्रूव भी करेंगे। सर मतलब मेरे तरफ से कुछ मैं आपको और आपके सिस्टर को, मैं आप दोनों लोगों को थैंक यू ही बोलना चाहूंगी। कुछ फीडबैक नहीं है मेरे तरफ से, मतलब डेफिनेटली बहुत ग्रेट फीडबैक है, अगर कुछ फीडबैक है भी तो कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे जैसे कंटेस्टेंट्स को, जैसे मैंने बताया कि ये जो PIQ फॉर्म था उसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मैं जब ऑडिशन के लिए जाने वाली थी उससे 1 या 2 दिन पहले तक भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस PIQ फॉर्म के बारे में। और वो बहुत ही हैवी फॉर्म होता है, अगर उसको हमने पहले से नहीं देखा है तो थोड़ा सा डाउट होगा, या तो थोड़ा सा इंसान घबरा भी सकता है वो फॉर्म देख के, जब फर्स्ट टाइम उसको देखेंगे तो मैं आप दोनों लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अपने YouTube चैनल के थ्रू भी और बाकी मीडियम्स के थ्रू भी। तो प्लीज करते रहिए, कंटेस्टेंट्स को हेल्प करते रहिए। और अगर मेरे तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मतलब आपके चैनल के लिए या तो किसी भी कंटेस्टेंट्स को, तो मैं डेफिनेटली है अपने तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और बस यही एक फीडबैक था। थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप भगवान करे आप बहुत ऊंचाई तक जाएं जीवन में। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सर इतना अच्छा चैनल बनाने के लिए और सबको हेल्प करने के लिए।